नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनंदन आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की क्लास बिना देरी किए हुए। तो कल तक हमने हिंदी की क्लास में आपके लिए वर्णमाला पूरी करा दी थी। आज हम वर्णमाला में हमने वर्णों को पढ़ा, आज अक्षरों को पढ़ा। अब आज हम अक्षरों से निर्मित शब्द यानी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आइए, शब्द क्या है? शब्द। शब्द की परिभाषा क्या बनेगी कि वे शब्द अक्षरों से निर्मित वह स्वतंत्र ध्वनि अक्षरों से निर्मित होने वाली स्वतंत्र ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, कल तक हमने क्या पढ़ा था? अक्षर पढ़े थे। अब आज हम अक्षरों से क्या पढ़ रहे हैं? शब्द पढ़ रहे हैं। अक्षरों से निर्मित होने वाली स्वतंत्र ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं कि हमने लिख दिया कमल। ठीक है, इसमें कितने कितने अक्षर हैं वो देखते हैं। जैसे का, इसके साथ क्या बता रहे थे हम? कल बताया था आपके लिए, का और आ मिलकर के क्या बनता है? का मिलता है। ठीक है, फिर मा, आ, ला, आ। कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 अक्षरों से मिलकर क्या बना है? कमल बना है। तो ये क्या होगा? हमारा शब्द हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा शब्द हो गया। कितने अक्षर हैं इसमें? 6 अक्षर हैं। अब जैसे देख लेते हैं बे। ठीक है, वा प्लस ए। ठीक है, तो इसमें ये इसमें कितने अक्षर हो गए? 2 अक्षर हो गए। वा और ए क्या बन गया? वे। ठीक है, तो शब्द कैसे बने? अक्षरों से मिलकर बने। शब्द किससे बने? अक्षरों से मिलकर बने। ठीक है, तो ये परिभाषा आपके लिए समझ में आ गई होगी। कमल जैसे जितने भी शब्द हैं वो किससे मिलकर बने हैं? अक्षरों से मिलकर बने हैं। शब्दों के भेद देखते हैं। कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है? सार्थक शब्द। दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में देखते हैं। सार्थक शब्द का, जैसे सार्थक का उसके नाम से ही पता चल रहा है कि सार्थक अर्थ सहित। ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे पानी है, जैसे विद्यालय है। ठीक है, विद्यालय का भी अर्थ होता है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा को जो प्रोवाइड मतलब छात्रों को देते हैं वो क्या है? विद्यालय। ठीक है, पानी है, इसके सबके क्या हैं? अर्थ हैं। इन शब्दों के क्या हैं? अर्थ हैं। तो ये कैसे शब्द कहलाएंगे? सार्थक शब्द कहलाएंगे। अब जैसे निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनके कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे क्या होता है? खट, इसका कोई अर्थ है आज तक हिंदी में? नहीं। ठीक है, जैसे तन, किसी ने बोल दिया टन, इसका कोई मतलब है? नहीं। जिन शब्दों का मतलब कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता हो उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जिनका कोई अर्थ या कोई मतलब नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्दों के जो वर्गीकरण किया गया वो कौन से शब्दों का किया गया? सार्थक शब्दों का, ना कि निरर्थक शब्दों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। सार्थक शब्दों को वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं आगे सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है?
4 प्रकार से होता है, ठीक है। शब्द का वर्गीकरण, विभाजन, मतलब भाग में, कितने भागों में बांटा गया शब्दों को? 4 भागों में बांटा गया। देखते हैं कौन से। शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास, इतिहास के आधार पर, ठीक है। स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर, इनको भी कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो शब्द का पहले 4 जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। दूसरा है रूप या फिर प्रयोग, प्रयोग के आधार पर। तीसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर। इनके भी 3-3, 4-4, 5-5 भागों में इनको भी बांटा गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ? 4 भागों में। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं स्रोत और उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर कि शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें बाद में देखेंगे। स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्दों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? तत्सम शब्द। कौन से शब्द? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द की परिभाषा समझिए। तत्सम, जैसे उसके नाम से ही मैंने बताया ना, हर एक शब्द का अर्थ निकलता है। अभी बताया ना, हर एक शब्द का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो इसके शब्द से ही देखते हैं, जैसे तत्सम। तत् क्या है? उसके, मतलब संस्कृत का शब्द है तत्। तत् का हिंदी अर्थ क्या होता है? उसके, ठीक है। सम का क्या होता है? समान। तो क्या है हुआ? इसका अर्थ हुआ उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। क्या है? तत्सम शब्द, संस्कृत के समान। तो इसकी परिभाषा क्या निकलती है कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत से उत्पन्न हुए या फिर संस्कृत के वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों उपयोग में लाए जाते हैं, यानी जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं उसी प्रकार हमारी हिंदी में लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम का मैंने अर्थ मतलब बताया, तत्मिस उसके, सम्मानी समान, उसके समान, यानी संस्कृत के समान जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे अग्नि, वायु, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। माता, पिता, ठीक है। तो ये हमारी हिंदी में तत्सम शब्द के रूप में गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ तत्सम शब्द। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। अभी मैंने क्या बताया? उसके नाम से ही पता चल जाता है कि शब्द क्या कह रहा है, शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है। तो तद्भव मतलब है उससे। तद माने उससे। तद का हिंदी जो अर्थ होता है क्या होता है? उससे। भव मानी भव, भव मानी निर्माण होना, यानी उत्पन्न होना, यानी उत्पन्न होना। तो उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? संस्कृत से। संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है। संस्कृत से उत्पन्न शब्द कौन से हैं? तद्भव शब्द। तो वे शब्द
कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी तद्भव शब्द की? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, यानी संस्कृत भाषा से जन्मे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। और जो तत्सम शब्द थे वो कैसे थे? संस्कृत से ज्यों के त्यों लिखे गए थे और ये उससे उत्पन्न हुए हैं। तद्भव, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो वो कौन कौन से शब्द हैं? ठीक है, देखिए, जैसे संस्कृत भाषा में कपूर के लिए क्या पढ़ा जाता है? कर्पूर, ठीक है, तो हमारी हिंदी भाषा में क्या हो गई? ये कपूर। तो इस उत्पत्ति तो इसकी इससे ही हुई है ना, संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है किसकी? कपूर की, ठीक है। जैसे अंगीठी, जैसे आग के लिए देख लेते हैं, अग्नि संस्कृत का शब्द है, तो ये आग हमारी हिंदी भाषा में आग बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द सब तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा क्या हो गई कि संस्कृत से जन्मे हैं, संस्कृत से बने हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। तीसरा पार्ट देखते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तद्भव और तत्सम हो गए। इनकी आगे सारणी में समझाएंगे कि कौन कौन से शब्द के तद्भव और तत्सम की सारणी आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है। तीसरी क्या है? देशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द है? देशज शब्द। इसे भी हम इसी के आधार पर देखते हैं, देश प्लस जा। देश, देश में देश, जा से जन्मा, देश में जन्मा, इसका मतलब क्या हुआ? देश में जन्मा। जो शब्द देश में जन्मा है, जो हमने खुद बनाया, हमने खुद निर्मित किया है, जैसे साधारण बोलचाल में हम कुछ कहते चले गए, इसके लिए हमने क्या कह दिया? मार कर कह दिया, तो ये लोग जो चलाते चले गए इस नाम के लिए, आगे के लिए, तो वो कौन सा शब्द हो गया? देशज शब्द। जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? देशज शब्द बोलेंगे, ठीक है। इसे, ये क्या है? श्यामपट्ट है, तो ठीक है, तो इसका नाम हमने यहीं अपने आप मतलब रख लिया कि भाई इसे हम श्यामपट्ट कहेंगे, हमने देश में, अपने देश में ही रखा है इसका नाम, तो ये क्या होगा? देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द देश में उत्पन्न हुए हैं, देश में जन्मे हैं, अपने देश में जन्मे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? देशज शब्द बोलेंगे। जैसे कौन कौन से देशज शब्द हैं? जैसे लोटा, लोटा हमने खुद निर्मित किया, ठीक है, अपने देश में ही निर्मित हुआ है। गड़बड़, गड़बड़, ठीक है। और देखो और कौन से शब्द हैं? जैसे खटिया, ये आदि शब्द ना किससे बने हुए? डिबिया, ये क्या है? हमारे देशज शब्द हैं, हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, तो ये इस प्रकार देशज शब्द हो गए। अब चौथा जो है कौन सा है? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का मतलब क्या है? विदेश प्लस जा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विदेश में जन्मा, यानी विदेश में जन्मा और फिर कहाँ आया? हमारे हिंदी भाषा में आया, यानी हमारे देश में आया। लगभग बहुत ज़्यादा, लगभग 5-6 हज़ार शब्द ऐसे हैं जो विदेश से आए हुए हैं। कितने हो? लगभग 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा शब्द, और ज़्यादा शब्द कहाँ से आए हुए हैं? विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। विदेशी भाषाओं से कहाँ से कौन को? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी विदेशी शब्द की परिभाषा? कि जो शब्द, वे शब्द जो विदेश में उत्पन्न हुए और हमारी भाषा में शामिल हुए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कौन कौन से हैं? एक तो अरबी भाषा से आए, अरबी भाषा से आए, ठीक है, फारसी भाषा से आए, फारसी भाषा से आए, अंग्रेजी भाषा से भी आए, पुर्तगाली भाषा से आए, और काफ़ी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में शब्द शामिल हुए, ठीक है। अरबी से जैसे है औरत है, ठीक है, और देखो फारसी भाषा से कौन कौन से शब्द आए? दुकान है, हफ्ता है, ठीक है। हिंदी शब्द भी किसका भाषा का है? फारसी भाषा का है। अंग्रेजी में कौन कौन से हैं? कोर्ट है, अपील, ऑफिसर, ठीक है। तो जो शब्द, जैसे इसमें अल्लाह भी है, अल्लाह के कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है।
औरत कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का। फारसी के दुकान है, हफ्ता इत्यादि। हिंदी बहुत सारे शब्द हैं, लगभग मैंने बताया ना 5-6 हज़ार शब्द हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं। अंग्रेजी से कोट है, अपील है, ऑफिसर है। पुर्तगाली से कौन कौन से हैं? अलमारी है, इत्यादि शब्द हैं, बहुत भंडार है। ठीक है, विदेशी शब्दों का हमारी भारतीय भाषा हिंदी में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा भंडार है। ठीक है, तो अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, अंग्रेजी से, पुर्तगाली से, उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे, यानी विदेशज शब्द कहेंगे। विदेश में जन्मे हैं, हमारे देश में शामिल हुए आकर के। तो जो अरबी और जो फारसी भाषा से दो भाषाएं थीं, ये शब्द कब शामिल हुए? जब मुसलमानी राज था, जब मुस्लिम शासकों का शासन था, तो वो अब कोई अरब से आया था, कोई फारस से आया था। हमारे देश के तो ये मुसलमान थे नहीं, बाहर से आए थे। तो ये जब हमारे यहाँ रहने लगे तो ये शब्द यूज करते थे। ठीक है, इनका प्रयोग करते थे, तो ये फिर हमारे आज तक हमारे चलन में हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी और पुर्तगाली कब आए? पुर्तगाली जब अंग्रेज़ और पुर्तगाली हमारे भारत में जब इन्होंने भी शासन किया है, तो इन्होंने भी इन शब्दों का यूज किया, तो वो आज तक हमारे चलन में है। लेकिन वो तो चले गए, लेकिन अपने शब्दों को लेकर नहीं गए, वो हमें छोड़ गए। वो सब लोग चले गए, अरबी भी चले गए, फारसी भी चले गए, पुर्तगाली भी चले गए, अंग्रेज़ भी चले गए, डच भी चले गए, लेकिन वो अपने क्या छाप छोड़ गए। कहते हैं ना, छाप छोड़ गए। छाप छोड़ गए, किसकी छाप छोड़ गए? शब्दों की छाप छोड़ गए। शब्दों की छाप छोड़ गए हमारे भारत देश में, हमें यूज करने के लिए कि भाई हम तो जा रहे हैं, हमारे शब्दों को यूज कीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। खैर, ये विदेशज शब्द हो गया। विदेशज के बाद है एक और 5वां इसका रूप है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द की परिभाषा सुनिए। संकर क्या है? संकर, संकर है, देखो संकर को क्या मतलब? दो भाषाओं से मिलकर। संकर बीज, संकर बीज कहते हैं ना, संकर बीज होता है ना, तो उसी से बिल्कुल ये रिलेटेड है कि संकर यानी दो भाषाओं से निर्मित। इसका मतलब है दो भाषाओं से, जिस शब्द का निर्माण दो भाषाओं से मिलकर हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे? संकर शब्द बोलेंगे। जैसे कौन कौन से शब्द संकर हैं? जैसे छाया। छाया कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। छाया प्लस दार। ठीक है, तो ये दार कौन से का? फारसी का। तो ये दो भाषाओं से मिलकर हो गया ना, तो ये क्या बनता है? शब्द छायादार। छायादार किसी एक भाषा का शब्द नहीं है, दो भाषाओं का शब्द है, एक संस्कृत और फारसी भाषा का। तो ये मिलकर के क्या हो गया? छायादार। तो ये इसे क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। ठीक है, संकर शब्द। दूसरा क्या है? दूसरा शब्द देख लेते हैं, जैसे रेल। रेल कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी। ठीक है, और गाड़ी कौन सी भाषा का है? हिंदी का। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी को मिला करके, अंग्रेजी एक शब्द, आधा शब्द अंग्रेजी का मिलाया, आधा शब्द हिंदी का मिलाया, तो क्या हो गया? रेल गाड़ी। तो ये क्या है? संकर शब्द हैं। ठीक है, तो संकर शब्द की परिभाषा आपके समझ में आ ही गई होगी। और भी हैं, जैसे पानदार हैं, और भी हैं, काफ़ी शब्द हैं संकर, जो संकर शब्द हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे स्रोत, उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब देखते हैं दूसरा जो है किसके आधार पर है? रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया है। रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से 3? नंबर 1 है रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द ये क्या होता है? रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी से निर्मित नहीं होते हैं, स्वयं केवल अगर उनको
दो भागों में अलग अलग डिवाइड करेंगे ना, उन्हें विभाजित करेंगे, वो विभाजित नहीं होगा। अगर विभाजित कर देंगे, विभाजित हो भी जाएगा, तो उन दोनों में जो पार्ट होंगे, उसके भाग होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, केवल एक शब्द होता है उसका रूढ़ शब्द, यानी वे शब्द जो अलग अलग भागों में विभाजित नहीं होते हैं और अगर विभाजित हो भी जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। रूढ़ शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं, अभी हम इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे कैसे कैसे। ठीक है, तो देखो चावल, जैसे चावल कर लिया। ठीक है, चावल क्या है, रूढ़ शब्द है। अब इसे अलग अलग कीजिए, खंडित कीजिए, चा प्लस वल, वल। ठीक है, चा का इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, कोई अर्थ नहीं, केवल अक्षर है। क्या अर्थ इसका कोई अर्थ है, नहीं है ना। वल इसका कोई अर्थ है, नहीं। तो इसमें बताया कि जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता वो कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रूढ़ शब्द क्या है, चावल है, पानी है। ठीक है, पानी को अगर पा और नी कर दें तो इसका कोई मतलब हुआ, नहीं ना। तो जो शब्द जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, जो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक यानी मेल से बना हुआ। किससे, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों से निर्मित या फिर मेल से बना हुआ, मिलने से, दो शब्दों के मिलने से बना हुआ क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, दो शब्दों से निर्मित या फिर मेल से बना हुआ क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे कौन से शब्द हो सकते हैं, विद्यालय। विद्यालय को दो भागों में हम अगर खंडित करें तो हो जाएगा। ठीक है, विद्या अलग हो जाएगा, आलय यानी जिसमें विद्या ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम दो भागों में करें, विद्या प्लस आलय, तो ये एक शब्द और ये एक शब्द, दो शब्दों से मिलकर के क्या बना, हमारा विद्यालय बना। ठीक है, विद्यालय दो शब्दों से निर्मित हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, और भी शब्द हैं, बहुत से हैं, जैसे पाठशाला। पाठशाला भी क्या है, यौगिक शब्द है। पाठ अलग कर लेंगे, शाला अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका अर्थ निकल रहे हैं, विद्या का अर्थ अलग निकल रहा है, आलय का अर्थ अलग निकल रहा है, दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा। लेकिन रूढ़ शब्द में दोनों जो भाग थे उनमें से एक उनका अर्थ नहीं निकल रहा था, उसे मिला करके एक शब्द बना, तब अर्थ निकल रहा था। और इसमें दोनों शब्दों का अगर हम इसे मिटा दें, केवल विद्या को भी रहने दें, तो भी इसका भी कोई मतलब है। अगर हम विद्या को मिटा देते, आलय अगर लिखा रहता, तो उसका भी कोई मतलब होता। तो ठीक है, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, और दोनों शब्दों से जो मिलकर एक शब्द बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, योग रूढ़। रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़। तो ये तीसरा क्या है, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक होता है। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो यौगिक तो होते हैं, लेकिन जब उनका अर्थ विशेष अर्थ, उनका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, यौगिक शब्द ही योग रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या चेंज, क्या अंतर क्या होता है, इसके अर्थ कुछ विशेष, अपने खुद नाम के अर्थ नहीं निकालेंगे, वो कुछ विशेष अर्थ निकालेंगे। जैसे
कुछ इनका क्या होता है, विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर किसके लिए कहा गया है, कुछ जैसे पीला अंबर यानी पीले वस्त्र, तो ये किसके लिए कहा गया है, भगवान श्री राम के लिए कहा गया। क्या कहा गया, पीतांबर कहा गया है। तो इसका जो अर्थ निकलेगा किसके लिए निकल रहा है, श्री राम के लिए निकल रहा है, ठीक है। जैसे और भी हैं, श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, बहुत सारे जो, तो इससे एक जो बात निकलती है वो क्या निकलती है कि सभी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में यही शब्द तो होते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास का भी किसी तीसरे के लिए अर्थ निकलता है, अपने स्वयं के लिए नहीं। पीला, पीतांबर यानी पीले वस्त्र किसके हैं, श्री राम के, भगवान श्री राम के हैं, तो उनके लिए अर्थ निकल रहा है क्या, पीतांबर। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बहुब्रीहि समास के सभी शब्द यानी सभी उदाहरण या सभी शब्द क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तो रचना और बनावट के आधार पर हमने देखे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन सा रह गया हमारा, तीसरा पार्ट आया रूप या प्रयोग के आधार पर। तीसरा क्या आया, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है क्या है, विकारी शब्द। मैंने बताया ना, नाम से ही पता चल जाता है कि शब्द क्या कहने वाला है, उसकी परिभाषा नाम से ही पता चल जाती है। विकारी यानी विकार आएगा, ठीक है। तो वे शब्द जो लिंग वचन क्रिया के द्वारा, मतलब लिंग वचन और क्रिया के द्वारा अपनी परिवर्तन हो जाते हैं, यानी उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे यानी विकारी शब्द यानी परिवर्तन हो जाते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन संज्ञा के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। यानी अगर हमने संज्ञा चेंज कर दी या लिंग चेंज कर दिया, वचन चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो अलग बदल जाएगा वो शब्द, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जैसे देखिए, जैसे कह रहे हैं कि लड़का खेल रहा है, ठीक है। अब इसका हम वचन चेंज कर रहे हैं, लड़का जो अकेला खेल रहा है उसे हम वचन चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। देखो चेंज हो गया ना, हो गया। ये शब्द क्या है, विकारी शब्द है। लड़का, यहाँ पे लड़का था, यहाँ लड़के हो गया, ठीक है। अगर लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, तब भी चेंज हो गया, मतलब परिवर्तन हो गया। तो इनमें विकार उत्पन्न हो गया। जैसे और भी शब्द हैं, जैसे खाना पीना सोना, ये सब क्या हैं, ये सब शब्द जो हैं विकारी शब्द हैं, ठीक है। तो ये थे विकारी शब्द। अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, अविकारी शब्द, यानी इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। अविकारी, पहले लग गया ना अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग वचन और संज्ञा के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों चाहे कैसे भी लिख लो उनके लिए, वो अगर वो लिखे जाते हैं उसी प्रकार, तो उसी प्रकार ही लिखे जाएंगे। चाहे उनमें कोई से भी के आधार पर चेंज कीजिए, चाहे लिंग के आधार पर चेंज करिए, चाहे वचन के आधार पर चेंज करिए, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे, वो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। वे शब्द जो
लिंग वचन संज्ञा के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द नाम से ही पता चल रहा है, अविकार यानी विकार नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। तो सभी अव्यय, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, सभी अव्यय क्या है? अविकारी शब्द हैं। जैसे आगे, कभी दूसरे प्रकार से आगे लिखे देखा है तुमने? नहीं। चाहे लड़का, वाक्य में सेट फिट कीजिए कि लड़का आगे चल रहा है। ठीक है, अगर हम लड़की करें, लड़की आगे चल रही है, कभी ये हुआ कि लड़की के लड़की से अगर लिंग चेंज हो गया तो क्या आगे कर दी? नहीं, सिर्फ क्या रहेगा? आगे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर, ऊपर कह रहे हैं कि श्याम ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर श्यामा जा रही है, कह रहे हैं कि श्यामा ऊपर जा रही है, तो क्या ऊपर चेंज हुआ? नहीं ना। ठीक है, तो इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, चाहे लिंग के अनुसार कीजिए, चाहे वचन के अनुसार कीजिए। एक वचन में भी आगे आगे ही शब्द बोला जाएगा, बहुवचन में भी आगे आगे ही बोला जाएगा। ये चेंज नहीं होते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी अव्यय, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, सभी अव्यय क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक और ये सभी अभ्यस्मय बोधक और संबंध बोधक और ये सभी अव्यय क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थे रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द। अब चौथा जो अंतिम है वो किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है वो देखते हैं। चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों को विभाजित करेंगे। अर्थ के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में अर्थ के आधार पर शब्दों को विभाजित किया गया है। सबसे पहला क्या है? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक अर्थ, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक अर्थ। एक अर्थी यानी वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे मेरा नाम शिव नंदन है तो कोई दूसरा नाम थोड़ा ही हो जाएगा, मेरे नाम का अर्थ मतलब केवल एक ही तो रहेगा। जैसे पटना है, ठीक है, शहर का नाम ले लीजिए पटना, क्या दूसरा कोई चेंज हो जाएगा? नहीं ना, केवल एक ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, पटना शहर है तो पटना शहर ही रहेगा। ठीक है, तो उसका केवल एक ही अर्थ निकलता है। सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी का नाम ले लो, राम, पटना, गंगा। ठीक है, तो ये क्या है? एकार्थी शब्द जिनका केवल एक अर्थ निकलता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है अनेकार्थी शब्द। दूसरा क्या है? अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि वो क्या था? एकार्थी था। ये क्या है? इसके शब्द, इसके जो नाम से ही पता चल रहा है अनेक अर्थ। ठीक है, तो वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या बोलेंगे? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है,
तो अनेकार्थी शब्द क्या किसे किसे कहेंगे? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे कर, ठीक है, कर को हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो, हाथ, कर को हाथ कहते हैं ना। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ भी होता है, और देखो टैक्स भी होता है। सरकार ने कर लगा दिया, क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। तो कर के दो अर्थ हो गए, एक तो हाथ हो गया, एक टैक्स हो गया। तो अनेक अर्थ हो गए, नहीं हो गए, एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। दूसरा देख लेते हैं, कनक। ठीक है, एक शब्द क्या है? सोना, दूसरा अर्थ क्या है? धतूरा। ठीक है, वो कहते हैं ना, कनक कनकते 100 गुनी और मादकता अधिकाय, बा पाए बोराय जग और बा खाए बोराय। तो यही तो होता है, सोना और धतूरा ही तो होता है इसमें कनक का मतलब। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना, जिसे पा करके आदमी बोरा जाता है, मतलब न सोना, बा पाए बोराय जग बा खाए बोराय। एक तो सोना पा करके बोरा जाता है और दूसरा धतूरा खा करके बोरा जाता है। ठीक है, तो कनक ये इसके दो सब अर्थ हो गए, एक तो सोना हो गया, एक धतूरा हो गया। ठीक है, तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा अर्थ क्या है? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, या फिर इन्हें क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, ठीक है, इसी को समानार्थी को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिसके समान अर्थ निकलते हैं, समान अर्थ यानी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं लेकिन समान होते हैं, उनका मतलब एक ही होगा लेकिन अर्थ अनेक निकलेंगे, लेकिन उनके मतलब यानी अर्थ मतलब एक ही होगा। तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। तो सभी पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश का पर्यायवाची देख लेते हैं, नभ, गगन, अंबर, व्योम, ये इत्यादि सब क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनका अर्थ यानी समान, इनका सबका अर्थ क्या निकलेगा? आकाश ही है। ठीक है, इनका अर्थ क्या है? आकाश ही तो है, इसी के पर्यायवाची हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? समानार्थी शब्द बोलेंगे। और देख लो, इंद्र के देख लो, सुरपति, सुरेश, ठीक है, आदि। तो इंद्र के, इसके मतलब क्या है? अर्थ तो निकल रहे हैं लेकिन इनका केवल अर्थ क्या है? इंद्र, भगवान इंद्र को ही कहा गया है, सुरेश और सुरपति। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समानार्थी शब्द हो गए। चौथा कौन सा है? अर्थ के आधार पर चौथा जो है वो क्या है? विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। सभी विलोम शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। तो जो विलोम शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? विपरीतार्थी शब्द कहलाएंगे। तो वे शब्द जिनके अर्थ जो है विपरीत होता है, विलोम होता है, उसका उल्टा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिन का क्या होता है विपरीतार्थी? रात। ठीक है, पाप, पुण्य। ठीक है, तो ये क्या है? विलोम शब्द है ना। तो जिनका अर्थ विपरीत निकलता है विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। दिन का, पाप का मतलब बिल्कुल अलग है, पुण्य उसका अर्थ अलग है, तो उसके विपरीत अर्थ निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? विपरीतार्थी शब्द हो गए। ठीक है, तो ये थे अर्थ के आधार पर शब्द। तो दोस्तों, हमने सभी शब्दों के वर्गीकरण पढ़ाया, पूरा वर्गीकरण का चार्ट हमने ये बना रखा है। ठीक है, देखो शब्द को कितने भागों में विभेदित किया था? सार्थक और निरर्थक शब्दों में हमने बताया था कि दो भागों में विभाजित किया है, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक को कितने भागों में बांटा गया था? 4, उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, या रचना और बनावट के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के इतिहास में कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के बताए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और शंकर, 5 प्रकार के, सॉरी।
और रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के बताए थे, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूप और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द बताए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द बताए थे, एकार्थी और अनेकार्थी और समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, तो ये थे शब्द का वर्गीकरण। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर, अगर कोई डाउट हो आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।